जज्बाती सेहत क्या होती है? अगर ये संभाले ना जाएं तो तबाहियां मचाते हैं। तो आइडियली जो है वो हाथी के ऊपर महावत को बैठना चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए इमोशन के ऊपर। अगर ये रिवर्स हो जाती है जज्बाती सेहत जहनी सेहत से किस तरह डिफरेंट होती है? तो इंसान और मशीन में जो मेजर फर्क आ जाता है वो है ही हमारे इंटेलिजेंस। और कैसे हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव करके गुस्से पर काबू पा सकते रिएक्शन को मुझे रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर। मेरी अम्मी अब्बू अक्सर मुझे शिकायत करते हैं कि तुम ना गुस्से में जो टोन यूज करते हो वो अच्छी नहीं है। हैं? वही बात कि रिएक्शन को आपने रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर दिया। खवातीन इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में क्या करें जब उनको गुस्सा ज्यादा आ रहा हो? अल्लाह ताला कहता है अपने आप को पहचान लियो तो रब को पहचान। वाह, ये जो इमोशंस आ रहे हैं ना उसको एक्नॉलेज करो। इस टाइम पर हाँ, आज की तारीख में ये गुजर रहा है ये मेरे गुजर ऊपर। रहा है मुझे। वाह, यू कैन नॉट मैनेज इट अनलेस यू मेजर इट। इस वक्त मैं गुस्से में हूँ, इस वक्त मेरे अंदर नफरत है, बुग़्ज़ है, हसद है, लेकिन दूसरे को कैसे मालूम? एक होता है ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करना, और एक होता है कि टैग कर देना, यही है जिसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। उसको गुस्सा बहुत आता था और जब भी आता वो आपे से बाहर हो जाता। गालियां, बुरे अल्फाज और कभी कभी तो मारपीट भी। उसे बिल्कुल होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। हाँ, कुछ देर बाद होश में आने के बाद एहसास होता कि शायद कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन कभी भी उसने गुस्से को काबू करने की कोशिश नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता उसे मालूम हुआ कि घर वाले और ऑफिस के लोग उसकी इज्जत उसकी शख्सियत की वजह से नहीं बल्कि उसके गुस्से के खौफ की वजह से करते थे, और इस तरह सब उससे दूर होते चले गए। उसकी शादी भी बर्बाद हो गई और करियर भी। अब उसके पास महज पछतावा था और कुछ नहीं। आज के इस डॉगकास्ट को देखकर उसे एहसास हुआ कि हद से ज्यादा गुस्से का इजहार फख्र की बात नहीं बल्कि जज्बाती बीमारी की अलामत है, और इस बीमारी का इलाज भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरी बीमारियों का। इसीलिए तो कहते हैं गुस्सा हराम ही सही पर जानता हूं मैं, ऐसा हराम है जिसे पीना हलाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इकराम आज के डॉगकास्ट में। आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ एक प्रोफेशनल ट्रेनर मौजूद हैं, यानी लोगों की तरबियत करने का जो काम, जो मौल्लिम का काम है, वो करने वाली शख्सियत मौजूद है। पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ प्रोफेशनल ट्रेनर उस्मान गुलजारी साहब, जो फाउंडर हैं एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग फर्म के जिसका नाम है द मिसिंग पी। 1500 से ज़्यादा ट्रेनिंग कंडक्ट करवा चुके हैं पूरे पाकिस्तान में और करवा रहे हैं इस वक्त भी, और इसके अलावा एक किताब के मुसन्निफ भी हैं। आज हम इनसे बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिस पे आम तौर पे बात कम की जाती है। वेलकम टू द शो उस्मान साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच जी, सच एन ऑनर। आप लोग और बड़ा मैंने देखे हैं आप लोगों के माशाल्लाह पॉडकास्ट बड़े वैल्यूएबल हैं, और कभी कभी एक ख्याल जो है वो ज़िंदगी बदल सकता है लोगों की। यकीनन, सच एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू। द फीलिंग इज़ म्यूचुअल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा उस्मान साहब, हमारे जो आज का टॉपिक है बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट, मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत पहले कर दूं अपने नाज़रीन व सामीन के लिए कि जिस्मानी सेहत की हम बात करते हैं। फ़लाँ शख्स का कद इतना है, पेट इतना है, वज़न इतना है। इसके अलावा फ़लाँ शख्स को, मर्द को, औरत को कोई डायग्नोस बीमारी है, डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। ये तो जिस्मानी सेहत है, ठीक है। इसके बाद फिर जहनी सेहत की बात करते हैं। डिप्रेशन, उदासी, मायूसी, तन्हाई या एंजाइटी, स्ट्रेस, फ्यूचर, आगे क्या होगा, यह है जहनी सेहत। तीसरी फिर रूहानी सेहत का भी नाम आता है कि किसी शख्स का, इंसान का अल्लाह ताला से उसकी रूह का कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। एक चौथी सेहत जिसके बारे में आमतौर पे लोग कम जानते हैं और जो आज का हमारा मेन मौजू भी है, वो है हमारी जहनी सेहत, यानी इमोशनल हेल्थ, या जिसको आजकल प्रोफेशनली बोला जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी जज्बाती जहानत। जज्बाती जहानत। आसान लफ्जों में हम जज्बाती सेहत इसको कह सकते हैं। हाँ। तो इसके हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप इसके हवाले से रिसेंटली आपने ट्रेनिंग भी कंडक्ट करवाई है, तो उस्मान इसके बारे में बताइए कि जज्बाती सेहत क्या होती है? अच्छा, मैं एक मिसाल दे के शेयर करना चाहूँगा कि समझें कि कराची शहर में एक हाथी आ जाता है और उसको कोई संभालने वाला नहीं। अब आप सोचें कि क्या करेगा? एक लफ्ज़ में तबाहियाँ मचाएगा। अगर उसके साथ जो है वो उसको संभालने वाला आ जाता है जिसको हम महावत कहते हैं। अगर महावत आ जाएगा तो उसको कंट्रोल कर लेगा, तो वही जो तबाही का बाइस है वो तफरी का बाइस बन जाएगा। वाह वाह। बस हमारे जो जज्बात हैं ना, वो हाथी की तरह, अगर ये संभाले ना जाएं तो तबाहियाँ मचाते हैं।
और जो हमारी इंटेलिजेंस जिसको आप कह रहे हैं, जो शऊर है हमारा, जिसको मैं महावत कह रहा हूँ, वो हमारा जो है वो संभाल लें। तो आइडियली जो है वो हाथी के ऊपर महावत को बैठना चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए इमोशन के ऊपर। बट अगर ये रिवर्स हो जाती है तो फिर आप सोचेंगे क्या था भाई। तो दैट इज द आइडिया ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो जज्बाती सेहत, अच्छा इसके बारे में एक आम तौर पे, क्योंकि लोग अक्सर इसको कंपेयर करते हैं उस्मान, आईक्यू से, यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन से, यानी जी। जो इंसान की जो जहानत है, आम हाँ। इंटेलिजेंस जो होती है उससे कंपेयर हाँ। किया जाता है। तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम आम आईक्यू, यानी इसको हम ईक्यू कह लें, इमोशनल इंटेलिजेंस, जज्बाती सेहत, जहनी सेहत से किस तरह डिफरेंट होती है, हम्म। या जहानत से किस तरह डिफरेंट होती है हाँ। आम जहानत से? अच्छा, मेनली जो कंसिडर किया जाता है जो आईक्यू है वो काइंड ऑफ अ फिक्स्ड, ठीक है, मैथ्स के हवाले से, एक चीज़ के हवाले से कितनी जो है मेरे पास वो पैदाइशी सॉल्व लोग करने जहीन का। होते हैं जी। उसको कुछ लोग पैदाइशी का भी उसमें कहता है कि आईक्यू, आइंस्टाइन की जैसे हम बात कर रहे थे कि जी किस जी। तरह से वो उसका कितना बड़ा है। बट ये जो है इमोशनल इंटेलिजेंस समथिंग जो मैं कहूँगा कि हाईली कंट्रोलेबल, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इसमें ये होती है कि इंसान जो है इसको मतलब अगर वो चाहे तो, और यही एक फ़र्क होता है इंसान और मशीन में, ठीक है, कि हम कहेंगे हाई इंटेलिजेंस क्वेश्चन की हमें जो है वो एक मशीन तो मिल सकती है जो बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करके देती है। बट एक चीज़ जो मशीन के पास नहीं होगी, आगे और एआई का ज़माना, आप देखें क्या वो इंटेलिजेंस उसको कहा जा रहा है। बट असल जो चीज़ है जो मैं कहता हूँ इंसान और मशीन में जो मेजर फ़र्क आ जाता है वो है ही हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस। यकीनन, और ये यानी जज़्बात को बेहतर तरीके से टैप करके हम बहुत ज़बरदस्त काम बेहतर भी हो सकता है और नुकसान भी उठा सकते बेहतरीन। सो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी हम बात करते हैं, हैं। आपने यस। बहुत खूबसूरत मिसाल दी कि मशीनी यानी हाँ। रोबोटिक इंटेलिजेंस ये नहीं है, बल्कि इंसान को अल्लाह ताला ने अकल के साथ जी। पैदा किया है। तो हमने बात कर ली कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। मैंने अक्सर और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने जिक्र जब भी सुना इसका या पढ़ा इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, तो गुस्से का साथ जिक्र आता है, हाँ। एंगर का साथ जिक्र आता है। यस। तो क्या ताल्लुक है इमोशनल इंटेलिजेंस का गुस्से से, हाँ। और कैसे हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव करके गुस्से पर काबू पा सकते हैं? बहुत गहरा ताल्लुक है। वो जो मैं हाथी और महावत की मैं मिसाल देता हूँ ना, तो मैं पहले थोड़ा-सा इसकी और डेप्थ में जाना प्लीज चाहूँगा प्लीज। कि जो हमारा हाथी जिसकी मैंने मिसाल दी, इमोशन जो है, अगर हम ब्रेन के सिस्टम की बात करें तो हमारा यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम लिम्बिक इसको कहा सिस्टम, जाता बिल्कुल। है, ठीक है? और इसको कहा जाता है पीएफसी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जी। तो हमारा जो ये वाला सिस्टम है ना, पीछे जो वाला। हाँ, तो ये जज़्बाती, लिम्बिक सिस्टम, लिज़र्ड ब्रेन और पता नहीं क्या जी बड़े जी जी मज़े के जी, उसके नाम हैं। रिप्टेलियन ब्रेन और ये। रेप्टिलियन ब्रेन जो होता है, जो कि और एक और इसका नाम वो है इमोशनल ब्रेन भी इसको बोला जाता इमोशनल है, और ब्रेन, इसको कहा जाता है एनालिटिकल ब्रेन। तो बेसिकली ये रैशनल रैशनल ब्रेन, ब्रेन, बिल्कुल एनालिटिकल बिल्कुल। ब्रेन या सीओ फंक्शन। अच्छा, अब ये वाला जो ब्रेन है ना हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है, ये इंटरेस्टिंगली ये हर वक़्त 24 घंटे ऑटो पायलट पे होता है। मतलब मैं कहता हूँ हाथी खुले रहते हैं। अपना सोचता रहेगा, चैटर बॉक्स खुला रहेगा उसका। हाँ, ये मतलब ये एक्टिवेटेड रहता है, ऑटो पायलट पे रहता है। हम्म, और ये वाला, और ये बड़ा फास्ट सिस्टम होता है, बड़े तेजी से काम कर रहा होता है हर वक्त ना। और ये वाला जो सिस्टम हमारा होता है इसको एक्टिवेट करना होता है। तो अगर हम एंगर मैनेजमेंट की बात करें तो हाथी जो है वो, मतलब मैं कहूँगा कि वो जो एक आपका लिम्बिक सिस्टम है, इमोशंस हैं, वो तो फौरन जो है ना रिएक्शन मोड में रहते हैं उसमें। और इस असल जो कहानी होती है कि हमने वो रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदला। अभी जो आपने गुस्से के हवाले से बात की, तो इसमें मैं असल मिसाल देता हूँ कि जैसे घर में एक प्लेट टूटती है, आवाज़ आती है, तो एकदम से दूसरी आवाज़ भी आती है। ठीक है, रिएक्शन। सारे तोड़ दो या क्या हो गया। तो वो जो दूसरी आवाज़ आती है वो कितनी देर में आती है? आमतौर पे फौरी आती है, कुछ सेकंड्स में आती है। तो जो एंगर है उसको मैं समझता हूँ कि ये फौरी रद्द-ए-अमल का रिएक्शन। ठीक। रिएक्शन इज़ फौरी रद्द-ए-अमल। ठीक है। अब एक्शन रिएक्शन को मुझे रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना है, वाह वाह। ठीक है? मतलब महावत को लेके आना है, और हम्म, रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करने के लिए टूल्स हैं। एक सिंपल जो इसको असूल कहा जाता है कि एंगर मैनेजमेंट रूल ऑफ 12 सेकंड्स, कि कम से कम अगर आप 12 सेकंड उस वक़्त रुक जाए, वाह। ठीक है, तो आपका गुस्सा जो है वो काबू में आ सकता है, और ये कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो वो एक दिन, जैसे मेरा अपना असूल है, अगर मुझे अपने बच्चों पे कभी गुस्सा आता है, और आई एम सो ग्लैड टू से अल्हम्दुलिल्लाह कि ये चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। माशा। तो मुझे याद है कि 10-11 साल पहले अगर मैं कहूँ कि आई वाज़ नॉट अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग इन अ सेंस कि मेरी अम्मी-अब्बू अक्सर मुझसे शिकायत करते हैं कि तुम ना गुस्से में जो अल्फाज या तुम जो टोन यूज़ करते हो वो अच्छी नहीं। और मुझे बड़ा अफ़ेक्ट होता था और मुझे लगता था मैं ऐसे ही हूँ, दिस इज़ हू आई एम।
बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह भी मैं परसों में अपनी अम्मी के साथ बैठा हुआ था तो उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने सीख लिया कि मैं किस तरह से जज्बात पे काबू पा सकता हूं। तो आगे से कहती हैं कि अभी तुम गुस्सा भी करते थे। वाह। हाँ, तो आई फील सो ब्लेस्ड बाय दिस कि ये जो टूल्स हैं छोटे छोटे, इनसे बड़ा आपको अगर आप सीख लें। तो मेरा अपना असूल क्या है कि जब मुझे किसी पे गुस्सा आता है, गुस्सा तो आता है, और ये नहीं है इमोशन इंटेलिजेंस का मकसद कि इसको सुनने के बाद हमारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, नहीं, गुस्से को काबू पाना सीखेंगे। तो मेरा अपना असूल होता है कि 2 घंटे की मैं 2 घंटे के बाद बताऊँ। मुझे अगर कोई बात बहुत बुरी लगी है तो मैं बताऊंगा जरूर, पर 1 घंटे के बाद या कम से कम 24 घंटे के बाद। डिफरेंट होती है नोयत क्या है उसकी। भाई नहीं भाई, वही बात कि हाँ। रिएक्शन को आपने रिस्पॉन्स में बस कन्वर्ट कर असल दिया। कहानी है सर। ठीक है। अच्छा, इस हवाले से एक छोटा सा, बल्कि छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी कहा जाता है इस हवाले से। अक्सर लोग ये कहते हैं कि वीमेन, ख़वातीन, हाँ। इमोशनल क्रीचर्स अल्लाह ताला ने बनाया किसी वजह से उनको, क्योंकि माँ का रोल एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जज्बात ना हो तो वो फिर उसकी ममता जो है वो उस तरह इंटेंस नहीं होगी। इसी के साथ साथ कुछ लोग कहते हैं कि मर्दों का क्योंकि काम बाहर का है, प्रोटेक्शन का है, सिक्योरिटी का है, अर्निंग का है, मेनली, तो वो उनको रैशनल क्रीचर्स बनाया गया है। तो जब ख़वातीन ज़्यादा, अगर हम ये बात एस्यूम करते हैं कि ख़वातीन ज़्यादा, उनमें अल्लाह ताला ने जज्बात ज़्यादा रखे हैं, तो क्या ख़वातीन को, यानी फिर वो अपने आप को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जज्बात तो वैसे ही ज़्यादा हैं मर्दों की निस्बत आम तौर पे। यहाँ मैं अखलाक की बात नहीं कर रहा, हाँ। मैं यहाँ जज्बात की, गुस्सा आने की, हाँ। मूड स्विंग्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बाय द वे, हाँ। हार्मोनल फैक्टर भी है ख़वातीन जी। के साथ के सर्टन उनके कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें उनके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट दैट, राइट ना। तो अब ख़वातीन इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में क्या करें हाँ। जब उनको गुस्सा ज़्यादा आ रहा हो, बोरियत हो रही हो, हाँ। चिड़चिड़ाहट हो रही हो, उकताहट हो हाँ। रही हो, किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा, वो क्या करें? एंड आई थिंक असूल वो यही है कि बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ख़वातीन में भी ज़्यादा उसमें होता है, और कुछ मर्दों के हवाले से मैं बात करूंगा, वो भी बड़ा चीखना चिल्लाना और बड़ा जी जी समझते हैं कि जनाब हम तो हैं ही ऐसे, जी जी। और हमारी शान ही यही है कि जब तक हम चलाएंगे नहीं तो हम मर्द नहीं कहलाएंगे उसमें। हम्म, तो इसमें जो असूल है मैनेज करने का, अब यहाँ पे फिर इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है। तो उसमें जो डिस्क्राइब भी बड़ा अच्छा ये किया जाता है कि 3 अल्फाज बोले जाते हैं अंग्रेजी में। अगर मैं कहूँ तो रिकग्नाइज करना, सबसे पहले पहचान करें कि मुझे इमोशंस क्या आ रहे हैं। वाह, अपने जज्बात को हाँ, पहचानो। सबसे पहले तो वो है। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस को मैं डिवाइड करूँ 2 हिस्सों, ठीक है? तो पहला है सेल्फ और दूसरा है अदर्स। तो सेल्फ अवेयरनेस पहली कहानी, मैं और दूसरे। मैं और दूसरे, ठीक है? ये 2 वर्ड। बट इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम हार्वर्ड में जाके देखें तो क्या है, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस, तो वो 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। तो पहला जो स्टेप है, या 4 स्टेप्स कह लें, तो पहला स्टेप जो है वो है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है? खुद आगाही। और तब मुझे समझ आती है कि क्यों अल्लाह ताला कहता है अपने आप को पहचान लिया तो रब को पहचान। वाह। सही है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि मुझे अपने आप को तो मैं पहचानूं, पहचान करूं इमोशंस की, क्या आ क्या रहे हैं। अच्छा, अब हमारा मसला क्या है कि हम मानने को तैयार नहीं है। मुझे जेलसी हो रही है किसी से, मैं मानूंगा ही नहीं, ठीक है? हम दबाते रहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो इमोशंस आ रहे हैं ना, उसको एक्नॉलेज करो। एक्नॉलेज का मतलब ये नहीं करो कि एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई ऐसा हूं मैं, या मुझे नहीं चाहिए। सुनो उसको, कुछ कह रहा है, जो भी मेरे आपके अंदर ये जज्बात चल है, रहा हाँ है। ये चल रहा है मेरा, और क्या वजह है। तो अगर गुस्सा, अच्छा अब आमतौर पे हम एकदम से नंबर नाम देते हैं गुस्सा, नहीं, गुस्से की भी बुनियादी वजह हो। गुस्से की वजह क्या होगी कि कभी कंपैरिजन हो रहा होगा, कहीं जेलसी मुझे फील हो रही होती है। तो यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट यू डू। और इसमें मैं एक टिप ये दूंगा कि इसको कहा जाता है, इसको स्ट्रेस जर्नल का भी नाम दिया जा सकता है, इमोशनल जर्नल का भी नाम दिया जाता है। एंड दिस इज समथिंग बाय द वे आई पर्सनली डिड दैट। जो भी जितनी चीज़ बता रहा हूँ कुछ के, ये खुद अप्लाई करके फिर वो बात की जाए। तो मैंने किया एक दफ़ा कोविड टाइम्स में, मुझे क्योंकि मेरा काम ना वो है हवाई रोज़ी एक तरह से, तो ख़त्म हो गया था सारा, तो समझ नहीं आई थी क्या करें। तो मैंने अपने अंदर ना बहुत अजीब सी कैफियत देखी, जो मैं मानने को तैयार नहीं थे मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड देन व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, कि मैंने एक डायरी मेंटेन की, और मैंने टाइम के साथ ना, दिन के साथ मैंने लिखना शुरू किया व्हाट आई एम फीलिंग राइट, और कोशिश करता था उस इमोशन की डेप्थ में जाके, ठीक है? तो मैं, अगर मुझे फील हो रहा था आई एम गेटिंग जेलस एट दिस मोमेंट, तो मैं जेलसी लिखूंगा, जो लिखना बहुत मुश्किल कि है। इस टाइम पर, आज की हाँ, तारीख में ये गुजर रहा है ये मेरे गुजर ऊपर। रहा है मुझ पे, तो वाह, इमोशंस लिख रहा हूँ। जबरदस्त। अच्छा, और फिर मैं उस पर ट्रिगर्स लिखता था कि व्हाट इज ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग हमेशा बटन होता है ना आपका, हॉट बटन होता है। किस चीज से वो जज्बा मेरे हाँ। अंदर, हाँ। इमोशन पैदा हुआ है। हाँ। तो फिर जबरदस्त। पता चले कि भाई मैंने 2 घंटे शायद फेसबुक पे लगाए हैं, हम्म, इस वजह से शायद हो रहा है, ठीक है? वाह। मैं कंपैरिजन में तो नहीं जा रहा कहीं, ठीक है? या फिर एकदम से मैंने ये चीज़ डिमांड की थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये चीज़ उस वक्त रेडी होगी, और वो नहीं है उस वक्त। अब मैं अंदर वो इमोशन, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो जो भी इमोशंस है ना, वो आई नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं आपको बता रहा हूँ, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मैं पूरा वक्त ये सोचता कहीं मुझसे कोई कोई देख ना ले। तो दैट वाज वन ऑफ द एक्टिविटीज दैट वाज रियली हेल्पफुल। तो पहले तो पहचान करें अपने इमोशंस की, पहचान, क्या आ रहा है, ठीक उसके है। बाद मैनेज होगा। कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन नॉट मैनेज इट अनलेस यू मेजर इट।
पहले नापें, उसके बाद उससे डील करें। हाँ ठीक ठीक है। है। तो ये सबसे पहली कहानी है। तो आप उसको मैनेज तब तक नहीं कर सकते जब तक पता नहीं चले चल क्या रहा है। और उसके बाद फिर दूसरी कहानी है, फिर दूसरे को समझना कि वो अभी किस इमोशंस में चल रहा है। उसको एम्पैथी अंग्रेजी में हम कहा जाता है कि मतलब अपनी इमोशंस की जो पहचान है उसको सेल्फ अवेयरनेस कहा जा रहा है। ठीक है, बट अगले का क्या चल रहा है उसको एम्पैथी कहा जाता ये कैसे करें? चले मैं है। शायद अंदाजा लगा लूं, हाँ इस वक्त मैं गुस्से में हूं, हाँ इस वक्त मेरे अंदर हाँ नफरत है, हाँ हाँ बुग़्ज़ है, खुदा न हाँ खास्ता, हाँ हसद है, हाँ जेलसी है, वगैरह वगैरह, मोहब्बत है। हाँ। लेकिन दूसरे का कैसे मालूम होगा? अच्छा, आपके रिश्ते, करीबी बड़े रिश्तों का। चैलेंजिंग। हाँ देखिए, उसमें फिर वो जो कहते हैं ना कि उसके अल्फाज में ही कहीं ना कहीं उसकी डेप्थ में कोई टोन कुछ और बता रही होती है। और बड़ा मुश्किल, मतलब यहाँ पे मैं एक और वर्ड कहूंगा, ये कम्युनिकेशन में उसमें दो चीजें आती हैं कि एक होता है ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करना, हम्म, और एक होता है कि टैग कर देना यही है, जिसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। तो तज्जिया नहीं देना कि यही है, जज नहीं करना है। जज नहीं करना, ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे हमेशा बड़े अच्छे से मिल रहे हो, पर अभी अगर मैं महसूस कर रहा हूँ कि यार टोन जरा चेंज हो रही है, ये बार बार कहीं मसरूफ कहीं और है, तो अब इतनी सेंस अगर मुझ में नहीं हो रही, तो इट्स बेसिकली दी एम्पैथी। ओके, ठीक है। दूसरों का एहसास। हाँ, और कभी कभी मजे की बात होती है कि अगले को खुद नहीं पता होता कि मैं किस स्टेट में। ठीक है, तो ये कमाल इमोशनल इंटेलिजेंस की होती है। और फिर उसको पे मैनेज करना, जो सबसे फिर इन्फ्लुएंस, जो मैनेज कैसे अगले की को कैसे मैनेज करेंगे, यू कैन इन्फ्लुएंस, एंड दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लीडरशिप, जिसको कहा जाता है कि भाई आप अगले को। और ये नहीं है कि जनाब हम मतलब से सुन लिया तो मैं करना शुरू कर दूंगा सारा कुछ। ये 4 स्टेप्स जो हैं, ये लोगों की जिंदगी गुजर जाती हैं उसमें करते हुए। सो ये 4 स्टेप्स हैं उसमें। तो पहचान करके फिर मैं उसको मैनेज करूँ। तो ख्वातीन के हवाले से जहाँ तक हमारी जगह से गुफ्तगू शुरू हुई थी, कि माने कि मेरे क्या चल रहा है, एक डायरी मेंटेन करें और उसमें लिखें, 1 महीना करके देख लें, और उनको पता चल जाए कि हमारे हॉट बटन्स क्या है। ठीक है, क्या चीज हमारी होती है। उसके बाद फिर अगली कहानी, और वो अगली कहानी जो है ना, फिर मैनेज कैसे करना, वो फिर उस पे टिप्स आते ठीक है, एक्सेलेंट। अच्छा, इसी हवाले से इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से हमने एंगर मैनेजमेंट की बात की, गुस्से का सबसे पहला ताल्लुक है इससे। स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी हम बात करते हैं। हैं। तो स्ट्रेस का मैं पहले अपने नाज़रीन व सामीन को एक दफ़ा और रिमाइंड करवा दूँ, बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर, के स्ट्रेस आम तौर पे 2 तरह की होती है। एक तो फिज़िकल स्ट्रेस होती है, एक शख्स जो है वो एक जिस्मानी मुशक्क़त कर रहा है बहुत ज़्यादा, इवन कि एक्सरसाइज भी इज़ अ पॉजिटिव काइंड ऑफ स्ट्रेस। यहाँ हम आम तौर पे जब स्ट्रेस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो ज़हनी स्ट्रेस का करते हैं, तशवीश है, बेचैनी है, दबाव है अपने ज़हन पर। तो इसकी ज़रा तारीफ़ कीजिएगा, इसको डिफ़ाइन कीजिएगा कि मेंटल स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं ये क्या है और इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या ताल्लुक़ है? बहुत जबरदस्त। तो स्ट्रेस को ना समझने के लिए नाजी को मैं कहूंगा, जो देख रहे हैं, तो मैं इस तरह हाथ करवाता हूँ कि आप अपने दोनों हाथ यूं रखें, ठीक है, और उल्टे हाथ पे ये महसूस करें कि ये आप पे परेशानियों का बोझ पड़ रहा है। ठीक अब है, परेशानियों का बोझ क्या है? अब कराची में ट्रैफिक है, ये। ठीक है, हुँ, पैसे खत्म हो गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो भी परेशानी है जिसकी वजह से ठीक ना, है, जो स्ट्रेस फैक्टर जिसको आप कह रहे ठीक हैं, है, स्ट्रेसेस कहा जाता है। ठीक है। तो आप ये समझें कि उल्टे हाथ है, ये फिर कहाँ, ये तराजू है हमारा ये ना, फिर नीचे आ उल्टे गया, हाथ ये नीचे नीचे आ जाएगा। ठीक ठीक है। है, अच्छा, सीधे हाथ पे हमारी है सलाहियत, या अंग्रेजी में हम इसको कहेंगे, उल्टे हाथ में कहेंगे डिमांड्स हैं, और सीधे हाथ पे हमारी है कोपिंग एबिलिटी। वाह! ठीक है, तो हमारी सलाहियत उसको डील करने की। अच्छा, अब ये स्ट्रेस है, दिस इज स्ट्रेस। ये वो कहते हैं ना, तस्वुर को तस्वीर बना दें, तो ये स्ट्रेस की तस्वीर है हुँ, हुँ, कि जिसमें परेशानी ज्यादा है। और अब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट इसका नाम है, तो बैलेंस करने का नाम। ठीक है, अब ये बैलेंस 2 तरीके से होगा, हुँ, या तो इसको कम करूंगा या फिर इसको बढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ये 2 तरीके से। मगर मेरे लिए जो सबसे आई कॉल इट, बीइंग अ मुस्लिम, आई कॉल इट सब वन लाइन सेमिनार ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। और वो क्या है? सूरह बकरा की आखिरी आयत से शुरू होती है, बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। वाह! और अल्लाह ताला तुम पे ऐसा बोझ ही नहीं डालता जितनी तुम्हारी ताकत। सुभान अल्लाह! सही है। तो आई कॉल इट, जब मैं इसको गौर करता हूँ ना, तो मैं कहूँगा दिस इज वन लाइनर, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की पूरी डिबेट को खत्म करता है। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर लोग डिप्रेशन में जाते क्यों? सो जो मैंने इस पे बहुत गौर किया, तो मुझे 2 जवाबात नजर आते हैं कि या तो हम अपनी सलाहियतों को नहीं उभारते, जो मेरे अंदर बहुत सलाही। ठीक है, अब आपको पता है, माशाल्लाह क्लिनिक में जो आता है कि वो वेट कम कर सकता है, पर उसको यकीन नहीं आ रहा हो, बट यू नो इट। ठीक है, मुझे जैसे बंदे का करवा दिया आपने। तो दैट्स अ बिलीफ, तो एबिलिटी उसके अंदर ही है, पर कभी कभी हम यकीन नहीं कर पा रहे थे, या हमें मालूम नहीं हो रहा हो। एक तो होती है अपनी एबिलिटीज को बढ़ाना, स्ट्रेस को कम करने के लिए जरूरी है। दूसरी चीज जो असल कहानी होती है ना, मैं जब स्ट्रेस मैनेजमेंट का मेरे सेशन होते हैं, तो लोगों से कहता हूँ कि आप ना 6 फैक्टर्स, कभी 10 लिखवाता हूँ,
और मैं कहता हूँ कि वो जादू की छड़ी एक तरह से कह रहे हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक ना ये मैं दुनिया की जन्नत में रहता हूँ, दुनिया की जन्नत में रहता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, कि उन 10 फैक्टर्स में से जितने भी लोगों ने लिखे होते हैं ना, ज़्यादातर लोगों ने ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो उनके दायरे इख्तियार से बाहर, अनकंट्रोलेबल फैक्टर। सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ देयर स्ट्रेस एंड देयर एंगर इज कि वो उन चीज़ों पे सोच रहे होते हैं जो उनके दायरे इख्तियार में नहीं। और एंगर की भी मैंने देखी है कि एक बुनियादी वजह जो है वो होती है कि व्हेन आई स्टार्ट ब्लेमिंग कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, इसको क्यों नहीं समझ, ये क्यों नहीं कर रहा है। तो आप जब दायरे इख्तियार के अंदर आ जाते हैं ना, तो फिर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशन इंटेलिजेंस की शुरुआत, मेरे ख्याल में दायरे इख्तियार की शुरुआत वहाँ से होती यकीनन। है। अच्छा उस्मान, हमारा बड़ा अच्छा इस हवाले से डिस्कशन रहा। कोई आप मैसेज देना चाहेंगे, टेक होम मैसेज मुख्तसरन, जिससे लोग जज्बाती तौर पर ज़हीन हो सकें या इस पे काम कर सकें या इसके बारे में रिसर्च कर सकें, स्टडी कर सकें। मतलब क्या आप कहना चाहेंगे कि यार इस चीज़ के ज़रिए आप घर में रहते हुए या अपनी वर्क प्लेस पे रहते हुए इस पे काम कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? क्या इसकी भी कोई वर्जिशें होती हैं जिस तरह जिस्मानी वर्जिशें होती हैं, कोई एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं या स्टडी या मुतालिया या इस तरह की चीज़? एक एक्शन स्टेप मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। और एक मार्क ब्रैकेट, एक बंदा है, उसने एक टूल निकाला है इमोशन इंटेलिजेंस को, कहा जाता है मूड मीटर। मूड मीटर। मूड मीटर, दैट्स ठीक एन है, अमेजिंग कॉन्सेप्ट। और मैं इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस में एक चीज़ कहना प्लीज़। चाहूँगा कि आमतौर पे डॉक्टर साहब जब भी हम बात करते हैं ज़िंदगी में कामयाबी की, तो हम गोल्स बनाते हैं, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, माइलस्टोन्स है गोल। बिल्कुल। अगर जो ये चीज़ पे नहीं बात करते ना, वो ये होता है कि इसको अचीव करने तक के मेरे जज्बात क्या होने चाहिए। ठीक है, अक्सर लोग मॉल में जाते हुए, मियाँ बीवी गए हैं तो लड़के वापस, ठीक है, तो वो चीज़ें खरीदने का गोल होता है, मगर उधर जाके हमने मूड कैसा रखना है इस पे गोल ही नहीं होता। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की फिक्र ही नहीं होती उस तरह। तो ये जो मूड मीटर कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको ना आगाही में रखता है कि मेरा भी इस वक्त मूड क्या चल रहा है। तो उसमें बल्कि अगर तस्वीर लगा दूंगा तो वहाँ पे तो 4 तरह के मूड्स हमारे होते हैं। एक रेड होता है जिसमें एंगर होता है, फिर एक येलो होता है, ये ऊपर आते हैं, ये हाई एनर्जी होती है। तो रेड में जो है अनप्लेजेंट मूड होता है, येलो में जो है वो प्लेजेंट मूड होता है, जैसे एक्साइटमेंट, पाकिस्तान मैच जीत गया फॉर एग्जाम्पल इंडिया से, या बोनस आ गया नया, तो उसमें जाते हैं। और फिर नीचे जो है ना एक डिप्रेशन वाला, ब्लू वाला उसको कहा जाता है कि जिसमें बंदा जो है ना उदास वाला फैक्टर। और तीसरा चौथा जो है वो हम ग्रीन फैक्टर उसको कहा जाता है, ग्रीन मीन्स कॉन्टेंटमेंट, पॉजिटिव इमोशन। तो ये 4 जो है ना, वो तस्वीर देख लेंगे तो लोगों को समझ आ जाएगी। तो मैंने जब मैं अपनी वाले से देख रहा होता हूँ या ट्रेनिंग वगैरह में भी, और अपने घर में भी, मुझे याद है मैंने एक दफ़ा किया कि अब ये छुट्टियाँ आ रही हैं बच्चों की, तो हम लोगों ने जो है वो घूमने जाना है, वो तो प्लान्स रखे ही रखे, बट इमोशंस मेरे क्या होने चाहिए। तो वो जब हमने चूज़ करते हैं ना, तो हर बंदा कहता है कि जी मुझे ग्रीन में या येलो में रखना है। मगर फिर जब वो एक्चुअली रेड में जाता है, तो उसको जब अवेयर हो जाता है और घर वाले बता देते हैं कि यार आप तो रेड में बैठे हुए हैं, तो ये जो है ना वो बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। दिस इज समथिंग आई वुड सजेस्ट कि फॉलो द मूड मूड मीटर। मीटर फॉर इमोशन इंटेलिजेंस, वंडरफुल टूल टू एक्चुअली अप्लाई। एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच उस्मान। आपने बहुत अच्छी डिटेल में बात की और सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि आपने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में जज्बाती ज़हानत जैसे बज़ाहिर जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है, पता नहीं किस ज़हानत की बात कर रहे हैं, उसको बड़े आसान, सादा और सलीस अल्फाज में बयान किया। थैंक यू सो मच। आपसे इंशाल्लाह ताला इस हवाले से हम मज़ीद पॉडकास्ट भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सच एन ऑनर। और लोगों के लिए एक मैसेज, ज़िंदगी हालात से नहीं, ज़िंदगी ख्यालात से बदली जाती है। थैंक यू। थैंक यू।